accounting terms, a very important topic for a commerce student. तो अगर आप कॉमर्स फील्ड में न्यू है तो कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं, अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जिनकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे ही टर्म्स के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विद दिस नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं संदीप कौर, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस। अगर कोई भी अकाउंटिंग की स्टार्ट करता है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत सारे हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, उस डीलिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की चेंज आती है, वो ट्रांजैक्शन से ही आती है। ट्रांजैक्शंस होती क्या है, किसी भी दो पर्संस के बीच में डीलिंग रिगार्डिंग थिंग्स, चीजों के रिगार्डिंग। लाइक यू गो टू द मार्केट और आप बुक शॉप पर जाते हो और बुक खरीदते हो और पे किया आपने कैश इन रिटर्न उस शॉपकीपर को। इस सारी डीलिंग को क्या बोला गया है, ट्रांजैक्शन। बाय एंड सेल, आपने कुछ बाय किया, इन रिटर्न आपने मनी पे की। दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो ऐसे ही अगर आप कुछ बाय करते हो और इन रिटर्न मनी देते हो, दिस इज ट्रांजैक्शन। अगर आप कुछ सेल करते हो, एक शॉपकीपर इन रिटर्न क्या कर रहा है, सेल कर रहा है आपको और आपने मनी पे की, तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन फॉर द शॉपकीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस डीलिंग। क्लियर? आपके लिए वो ट्रांजैक्शन नहीं है, यू आर अ नॉर्मल पर्सन, बट वो जो शॉपकीपर एक बिजनेस चला रहा है उसके लिए वो चीज क्या है, ट्रांजैक्शन है। क्लियर? अब ट्रांजैक्शन जो होती है, कैश एंड क्रेडिट, दो टाइप्स की होती है। अगर आप कैश पर कुछ चीज खरीदते हो पैसे देकर, तो उसे कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर आप उधार कर लेते हो तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने के लिए। अब सबसे पहली टर्म है प्रोप्राइटर। जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, अकाउंट्स के क्वेश्चंस करते हो, जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, तो आपने बहुत बार एक टर्म देखी होगी, प्रोप्राइटर। ऑनर होता क्या है, प्रोप्राइटर ऑनर, जो कि बिजनेस का एक्चुअली ऑनर होता है। अ पर्सन हु टुक इनिशिएटिव, जो एक इनिशिएटिव लेता है बिजनेस को स्टार्ट करने का। वो मनी इन्वेस्ट करता है, और जब भी मनी इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में तो एक रिस्क भी होता है, बिजनेस चलेगा डूबेगा, या एक रिस्क लेकर चलता है ना वो, और वो जो रिस्क लेने वाला पर्सन होता है उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर या फिर ऑनर। क्लियर? वन ऑफ द सेम थिंग। अब आता है कैपिटल। जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हो तो कैपिटल इन्वेस्टेड आता है, विद अ कैपिटल इन्वेस्टेड दिस अमाउंट दिया होता है। तो दिस इज व्हाट, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिजनेस पर पैसा लगाया जाता है, ऐसे ही तो बिजनेस बन नहीं जाता ना। तो जो अमाउंट लगाया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल जो है जरूरी नहीं कैश में हो, ये काइंड में भी हो जाती है। काइंड में कैसे, लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, एक मशीनरी रिक्वायर्ड जो भी उस फैक्ट्री लगानी है, कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, मान लीजिए उस कपड़े के फैक्ट्री के लिए जो भी रिक्वायर्ड मशीनरी होगी, उस मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो भी क्या है, कैपिटल है। उस मशीनरी को क्या बोला जाता है, एसेट्स। उस फैक्ट्री के लिए, उस बिजनेस के लिए वो क्या है, एसेट्स हैं, और वो भी कैपिटल का ही पार्ट है। अब ये कैपिटल इन बिटवीन भी लगाई जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है, साल के इन बिटवीन भी लगाई जा सकती है और निकाली भी जा सकती है। क्लियर?
जब ये इंक्रीज होती है, कैपिटल लगाई जाती है, तो विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनमें से पैसा निकालकर फिर से कैपिटल लगा दी जाती है। और जब निकाली जाती है तो इसका मतलब लॉस या ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जा रही है। क्लियर? जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसका मतलब या तो लॉसेस हुए हैं या ड्राइंग्स निकाली है। ड्राइंग्स के बारे में अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। अब ये ड्राइंग्स होता क्या है? आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो, ड्राइंग्स। जो ऑनर होता है, जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसे निकालते हैं या गुड्स, चीजें निकालते हैं, वो क्या होती हैं? उन्हें ड्राइंग्स बोला जाता है। क्लियर? दिस इज द अमाउंट और बेनिफिट विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए या उसने डोमेस्टिक घर के लिए उसने जो पैसा निकलवाया है उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। अब ये कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स के या एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि कैश के फॉर्म में ही पैसा निकाला है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या? स्टॉक भी बोला जाता है। जैसे कि हमने बात की कि कपड़े का एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी एक बिजनेसमैन ने इन बिटवीन हर साल मान लीजिए कि कपड़े का, क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब वो क्लोथ, हर वैरायटी का क्लोथ बाय करता है, अपने बिजनेस में लाता है कि आगे उसने बेचने के लिए, उस चीज में जो वो हर साल, क्योंकि वो एक बारी इन्वेस्टमेंट, जब एक ही बारी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे बोला जाता है एसेट। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हर साल, महीने बाद या टाइम इंटरवल के बाद की जाती है उसे स्टॉक या इन्वेंट्री बोला जाता है। क्लियर? द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लीजिए कि कुछ तो ऐसे चीजें हैं, कपड़ा उसने शॉप पर जितना भी रखा, क्या अगर वो पूरा बिक जाएगा? नहीं ना, वो रहता है, बच जाता है। जो बचा हुआ स्टॉक होता है, कपड़ा होता है, गुड्स होती हैं, बच जाती हैं, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। द स्टॉक में बी इन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, और स्टॉक जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकती है और फिनिश गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। नेक्स्ट इज डेटर्स। अब डेटर्स ऐसे पर्संस होते हैं फ्रॉम whom द अमाउंट इज ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। अब देख लीजिए, ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें आप उधार देते हो। अब डेटर्स को आपने उधार दिया, उनसे आपने पैसा इन रिटर्न लेना है, तो ये चीज आपके लिए एसेट है। ये चीज आपके लिए एसेट है। जब आपने किसी को उधार दिया, उधार पर आपने आपसे किसी ने चीज खरीदी, इन रिटर्न आपको पैसे आने हैं, क्लियर? तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। क्लियर? लेकिन अगर कोई पर्सन से, किसी पर्सन से आपने उधार लिया है, आपके लिए वो चीज क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। आप उस चीज के लिए लायबल हो जाते हो। क्लियर? आप उस चीज के लिए लायबल हो जाते हो कि आपने उसे चुकाना है, पैसा चुकाना है। तो उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स बोला जाता है। द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्लियर? यहाँ पर आपने सोल्ड किया था, यहाँ पर आपने परचेज किया था, किसी से उधार पर लिया था, तो इसीलिए आप उनके लिए डेटर्स है और आपके लिए वो क्रेडिटर है। क्लियर? अब जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, डेबिट एंड क्रेडिट दो वर्ड्स यूज होते हैं। डेबिट इन द बुक्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ द अकाउंट इज डेबिट। जब भी आप टी शेप बनाते हो या जर्नल बनाते हो, जब भी आप टी शेप बनाते हो, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड इज डेबिट होती है और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। डेबिट कैसे पता चले कि कौन सी चीज को डेबिट किया जाना है और कौन सी चीज को क्रेडिट किया जाना है। तो ऐसे चीजों के रिगार्डिंग हम आने वाली बहुत सारी वीडियोस में भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और तब तक के लिए वीडियोस के साथ जरूर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बहुत सारी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, उसको आप देखना चाहते हैं, चैनल पर न्यू है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगला हमारा टर्म है एसेट्स।
अब एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, थिंग्स द बिजनेस बाय फॉर द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। जैसे मैंने अपने को स्टार्टिंग में बता दिया, एक बिजनेसमैन है, कपड़े का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फैक्ट्री चलाना चाहता है, उसने जो मशीनरी उसमें लगाई वो उसके लिए क्या है, एसेट है। एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में जो टेबल कुर्सी कुछ ऐसे लगाए जो कि सिर्फ ऑफिस यूज के लिए ही है, वो लंबे टाइम पीरियड के लिए उसके पास रहने वाली चीज है, वो एसिड होता है। क्लियर। अब एसिड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, आप इनके बारे में बहुत सारी बातें भी करेंगे आने वाले वीडियोस में कि इनके जो एसिड्स हैं उनकी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। क्लियर। फिक्स एसिड्स होते हैं और करंट एसिड होते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि लंबे टाइम पीरियड तक कुछ चीजें रहती हैं, जब लंबे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज में आती हैं उन्हें हम बोला जाता है फिक्स एसेट। और ये नॉट फॉर रीसेल, रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती। आपने मान लीजिए मशीनरी खरीदी, वो लंबे टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज करनी है बिजनेस में, तो वो क्या है, फिक्स एसेट है। लैंड, आपने लैंड खरीदी, दैट इज ऑल्सो अ फिक्स एसेट। अब ये फिक्स एसेट भी आगे दो टाइप के होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, दैट कैन बी सीन, टच्ड और फील, दिस इज कॉल्ड मशीनरी, लैंड, दीज आर टैंजिबल एसेट। लेकिन इनटैंजिबल एसिड ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इनटैंजिबल एसेट लाइक गुडविल, कॉपीराइट, किसी चीज का कॉपीराइट लेते हैं ना, गुडविल। क्लियर। तो गुडविल एंड कॉपीराइट आर एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल एसेट, फिक्स एसेट। क्लियर। अब करंट एसेट, अब कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो लंबे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, सिर्फ 1 ईयर के लिए ही हमारे पास रहते हैं, फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड, उन्हें बोला जाता है करंट एसेट। फॉर 1 ईयर जो होते हैं लाइक कैश, स्टॉक, इन्वेंट्री की बात की थी ना हमने, दैट इज स्टॉक, तो वो क्या है, करंट एसेट। क्लियर। अब टॉपिक इज नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में भी अभी आपने बात की थी ना, कि जो चीज हमारे लिए लायबिलिटी है, लाइक क्रेडिटर्स बात की थी ना हमने, कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है हमारी जिसके तरफ, कि विच बिजनेस ओज टू आउटसाइड पार्टीज। मान लीजिए कोई बिजनेस ने उधार लिया है आउटसाइड पार्टी से, और बिजनेस जो है उसके लिए लायबल हो जाता है कि उसने उसको पे आउट करना है, तो वो चीज हमारे लिए उधार बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। इट मे बी पेबल इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, सर्विसेज, किसी भी, जैसे हम एसेट्स बोलते हैं कि कैश के फॉर्म में हो सकते हैं, गुड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज होती है कैपिटल। कैपिटल एक चीज है, आप बोलेंगे ये कैपिटल जो है लायबिलिटी के साइड क्यों आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक बात करेंगे। लायबिलिटी कैपिटल क्यों होती है, कैपिटल जो है लायबिलिटी क्यों होती है। क्लियर। ये बहुत ही कंफ्यूजन भरी बात होती है जो बच्चों को मोस्टली नहीं पता होती, तो कैपिटल के रिगार्डिंग डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे, तो तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर एंजॉय कीजिए। तो लायबिलिटी के बारे में बात करें तो इट इज मेनली ड्यू टू द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स ऑन क्रेडिट। जब आप उधार से चीजों को खरीदते हो फ्रॉम द आउटसाइड पार्टीज, वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, उधार बन जाता है। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, सैलरी पेबल, तो दीज आर द लायबिलिटीज। क्लियर। तो बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेकर बहुत सारी वीडियोस में बात भी करेंगे। क्लियर। सिर्फ हमारा पर्पस आज की वीडियो के लिए क्या है कि हमने बेसिक टर्म की नॉलेज गेन करनी है। तो नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। मैंने बोला ना वर्ड गुड्स। अब जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके हम बात करते हैं, लाइक गुड्स, गुड्स खरीदी, चीजें। एक्चुअल में अगर हिंदी में इनका मीनिंग बढ़े तो गुड्स का मतलब क्या है, चीजें। इट इम्प्लाइज ऑल द आर्टिकल्स, चीजें which have been purchased, जो हम खरीदते हैं by the enterprise for the purpose of sale in usual course of business। like मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, क्लोथ का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, उनके लिए जो कपड़ा जब वो बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो चीज उनके लिए क्या है, दैट इज गुड एक्चुअली। लेकिन इन द अदर केस, अगर मान लीजिए कि कपड़े का बिजनेस है लेकिन उन्होंने अपने
ऑफिस के लिए एक फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदा। अब उनके लिए क्या ये टेबल गुड है? बिल्कुल नहीं। इनको इस टेबल को उन्हें बेचना नहीं है। जिस चीज को एक्चुअल में उन्हें फॉर द पर्पस ऑफ सेल वो कर रहे हैं डील, उसे गुड्स बोला जाता है। लेकिन अगर हम बोले कि जिनका बिजनेस क्लोथ्स का है, वो टेबल खरीद रहे हैं, उनको वो आगे बेचना नहीं है, दैट इज नॉट एक्चुअली द गुड्स फॉर देम। क्लियर? वो उनके लिए एक सिर्फ एसिड है। क्लियर? यही फर्क होता है गुड्स में और एसिड्स में। अब परचेज, परचेज क्या होता है? द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, परचेज ऑफ फिनिश गुड फॉर सेल। जब आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, वो भी परचेजेस है। जब आप परचेज करते हो फिनिश गुड्स का फॉर द सेल, वो भी आपके लिए क्या है? परचेज ही है। कपड़े के बिजनेस के लिए आपने कॉटन खरीदा फॉर मेकिंग द क्लोथ, एक्चुअल रॉ मटेरियल खरीदा। कपड़े के बिजनेस के लिए आपने सीधा कपड़ा खरीद लिया आगे बेचने के लिए, दैट इज ऑल्सो परचेज। अब इसी तरीके से सेल होता है। सेल, जब आप गुड्स को सेल करते हो, बनी बनाई फिनिश गुड्स को सेल करते हो, या रीसेल ऑफ फिनिश गुड्स करते हो, या फिर रॉ मटेरियल को सेल करते हो, बोथ आर द टर्म्स सेल। क्लियर? तो इट मे बी कैश सेल और क्रेडिट सेल, कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। परचेज इज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। जब भी आप परचेज करते हो, कुछ चीजें आपने परचेज की, खराब निकल आई, आपने उसे रिटर्न करना, और उसी टर्म को आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हो। आउटवर्ड वर्ड याद रखिएगा। क्लियर? जब आप परचेसेस रिटर्न बोलते हो तो उसी टर्म को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ गुड्स परचेज विच इज रिटर्न टू द सेलर, सेलर को वापस दिया जाता है। क्लियर? इसीलिए वर्ड आउटवर्ड यूज होता है। द रीजन फॉर द रिटर्न मे बी सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, गुड्स मे नॉट बी एज पर स्पेसिफिकेशन, आपने जैसे मंगवाई थी गुड्स ऐसे नहीं है, और एनी अदर रीजन। क्लियर? कोई भी रीजन हो सकता है रिटर्न करने का। क्लियर? अब आगे इसी तरीके से जैसे परचेसेस रिटर्न होता है, ऐसे सेल्स रिटर्न भी होता है। आपने कोई चीज बेची थी, वो वापस आ गई, जब आपके पास वो चीज वापस आ गई, उसे क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है उसे। क्लियर? जो चीज आपने बेची डिफेक्टिव निकल आई, तो उस बायर ने आपको वापस दे दी। क्लियर? कस्टमर ने आपको वापस दे दी, that is also the return inward, sorry, return inward. So this is part of the goods sold, जो आपने चीज बेची थी, which is returned by the customer to us, हमें वापस आई है। तो रीजन सेम, कि कुछ भी हो सकता है रिटर्न का, डिफेक्टिव हो सकते हैं फॉर एनी अदर रीजन। क्लियर? अब रेवेन्यू is a flow of benefit to the business generated out the sources controlled by it, or it is price of goods sold in case of trading business. अब आपने बहुत बार देखा होगा, एक है रेवेन्यू वर्ड होता है, एक होता है प्रॉफिट। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में? जो आप टोटल सेल्स कर देते हो, सेल्स आपने की, उसमें आपने कोई खर्चे हुए एक्चुअल में, वो आपने इंक्लूड नहीं किए। ये एग्जांपल करते, एग्जांपल से समझते। यू आर द ऑनर ऑफ अ कंप्यूटर शॉप, आप कंप्यूटर शॉप के ऑनर है। इन द एंड ऑफ द मंथ यू सेल 10 कंप्यूटर्स फॉर 5,000 ईच, तो टोटल ऑफ 50,000। क्लियर? दिस 50,000 इज द रेवेन्यू। ये 50,000 जैसे मैंने आपको बोला ना, टोटल सेल हुए, आपने 10 टोटल कंप्यूटर्स बेचे, वो आपके लिए टोटल सेल है, विच इज द जनरेटेड फ्रॉम द सेल, बट रेवेन्यू इज नॉट योर प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। नॉट पे टू अर्न दिस रेवेन्यू, क्योंकि आपने मान लीजिए कि इसकी बाइंग प्राइस, आपने कॉस्ट प्राइस इसकी, अब मान लीजिए बाइंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस, आपने उस पर कोई कॉस्ट प्राइस जिस पर आपने खरीदा होगा, आपने टोटल, आपने तो सीधा सेलिंग प्राइस लगाया ना, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस, आपने अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस करते हो आप छोटी क्लासेस में करते हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, ये आपका सेलिंग प्राइस है, रेवेन्यू इज व्हाट? सेलिंग प्राइस। इनमें जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। अगला टॉपिक भी प्रॉफिट समझ लिया इसी तरीके से। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, जो आप खर्चे करते हो, और खर्चे यानी कि हम कॉस्ट प्राइस लगा रहे थे जैसे, तो इस केस में अकाउंटिंग टर्म में हम एक्सपेंसेस लेते हैं। रेवेन्यू से जब हम एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? प्रॉफिट बोला जाता है। सो प्रॉफिट इज ऑलवेज इंक्रीजेस ओवर ऑनर्स कैपिटल, ऑनर की कैपिटल बढ़ाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कैपिटल के टर्म में बोला था ना, कि जब भी कैपिटल बढ़ती है
वो उसमें क्या कारण होता है, अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट प्लस होता है, ये याद रखिएगा। और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से वो माइनस किया जाता है। ये प्रैक्टिकल जब हम सम्स करेंगे उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब गेन क्या होता है? इट इज अ प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर। अब आप बोलेंगे प्रॉफिट और गेन आर वन ऑफ द सेम थिंग, बट नहीं, दे आर नॉट द सेम। गेन अलग है, प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट यूजुअल बिजनेस में होता है, हर साल होता है, लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन क्या होता है? इट इज एन इरेगुलर नेचर। आपने किसी फिक्स एसेट को बेचा, आपके पास एक फिक्स एसेट था, कुछ टाइम के लिए आपने मशीनरी को यूज किया, कुछ साल तक आपने यूज किया, कुछ सालों के बाद आपने उसे बेच दिया, लेकिन उसको बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ उसे बोला जाता है गेन। उसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसे गेन बोलेंगे उस टर्म को। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म इज इनकम। टर्म का देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स थे। रेवेन्यू था, रेवेन्यू जो था प्रॉफिट से अलग था, प्रॉफिट गेन से अलग था। ये तीनों जो हैं बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं जिनमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है। क्लियर? अब इनकम क्या होती है? इनकम इज एन इंक्रीज, इनकम किया है इंक्रीज इन द नेक्स्ट नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। इनकम क्या है? इनकम इज इंक्रीज इन दी नेटवर्थ। जब आपकी नेटवर्थ किसी बिजनेस का नेटवर्थ होता है, जैसे कि टोटल सेल्स हुए पूरे, एक लास्ट में नेटवर्थ होता है जो टोटल सेल्स होते हैं बिजनेस को, बिजनेस की टोटल सेल्स, उसमें जब उनको इंक्रीज होता है तो उसे बोला जाता है इनकम। क्लियर? अब एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस आर द पेमेंट्स अ बिजनेस पे इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस, खर्चे पे करता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, सच एज सैलरीज पेड। अब ये एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक साल के अंदर अंदर जो पे किए जाते हैं इन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे बोला जाता है, ये करंट हमारे होते हैं, करंट पीरियड के लिए। क्लियर? उन्हें बोला जाता है एक्सपेंसेस। क्लियर? जैसे सैलरीज पेड, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर? और जब हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं देन हमें क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? प्रॉफिट पता चल जाता है। अब लॉस, लॉस क्या है? लॉस इज एन अनवांटेड बर्डन। ये क्या है? एक अनवांटेड बर्डन है ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू, जिससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, जिससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा बिजनेस को। क्लियर? सो इट मे बी क्लासिफाइड एज नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस भी होता है, एबनॉर्मल लॉस भी होता है। नॉर्मल लॉस जो होता है अक्कर ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सच एज लीकेज, श्रिंकेज, लॉस ऑफ वेट, ऐसे कुछ जो चीजें होती हैं प्रोडक्ट्स के साथ उन्हें क्या बोला जाता है? नॉर्मल लॉस। क्लियर? और ये इनहेरेंट होते हैं, छुपे हुए होते हैं। क्लियर? ऑन द अदर हैंड जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, लाइक आपको, आपके मिस हैपनिंग हुई, कोई भी फायर लग गई, फैक्ट्री में फायर हो गई, चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, ये सारे होते हैं एबनॉर्मल लॉस। इनके रिगार्डिंग बहुत सारी एंट्रीज भी होती हैं, उनके रिगार्डिंग भी हम डिस्कशन करेंगे विद डिटेल। क्लियर? तो 2 टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? ये 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। बट अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। ये एसेट होते हैं बिजनेस के लिए, विच अकर्स when any business sells goods on the credit। जैसे कि मैंने बताया था आपको डेटर्स, डेटर्स के बारे में हमने बात की थी। डेटर्स ने हमें पैसे दे दिया, डेटर्स ने पैसे वापस कर दिया, वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल बन गया। ठीक है? आपने किसी को उधार पर चीज बेची थी तो जब कलेक्शन की तो पैसे वापस आ गए, तो अमाउंट ऑफ विच इज कलेक्टेड इन फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में एक्चुअल में कलेक्ट करना है उसे अकाउंट रिसीवेबल बोला जाता है। अकाउंट पेबल उसका ऑपोजिट बिल्कुल। Clear? The accounts payable occur when you purchase any goods or any other thing for your business on credit payment or which is due on the business, जो business के लिए अभी क्या है? उधार है, देना है अभी। तो business enterprises purchases a table, like example दिया कि business enterprise ने purchase किया table for office use from the shop but don't have enough cash, but उनके पास अगर कैश नहीं है, उन्होंने सीधा पे स्ट्रेट अवे, तो उन्होंने क्या किया? एक अकाउंट्स क्रिएट कर दिया, इट टर्न्स इनटू द लायबिलिटी, लायबिलिटी बन जाती है जब उन्होंने एक अकाउंट पेबल नाम का एक अकाउंट बना दिया
कि उनके पास अभी पैसे नहीं है तो वो क्रेडिट से पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर। उन्होंने एक अकाउंट्स बना दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स पेबल की, इन फ्यूचर उन्हें पेमेंट करनी है, पे करेंगे, तो वो होता है अकाउंट्स पेबल। और ये लाइबिलिटी होती है। अकाउंट्स रिसीवेबल जो होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं और ये अकाउंट्स पेबल द लाइबिलिटी। क्लियर? अब एक्सपेंसेस पेबल, कुछ एक्सपेंसेस पेबल होते हैं फॉर अ बिजनेस पर्पस हायर टू एम्प्लॉयज। मान लीजिए आपने 2 एम्प्लॉयज हायर किए टू फैसिलिटेट बिजनेस। ड्यू टू सम रीजन एंटरप्राइज नॉट हैव बीन एबल टू पे देम द सैलरी फॉर द करंट मंथ एंड प्लान टू पे देम इन द नेक्स्ट मंथ। ये सारे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे। क्लियर? तो इजी होगा समझने में। आपने 2 एम्प्लॉयज हायर किए, आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने नेक्स्ट मंथ उनको पे करने का फैसला लिया। दिस सैलरी एक्सपेंस विच इज नॉट येट टू बी पेड और इज पेबल, जो पे करनी है अभी नहीं पे की टू द एम्प्लॉयज, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। सेम एज द अदर एक्सपेंसेस विच आर बीइंग अकर्ड बट इज नॉट पेड येट। जब आप एक टर्म यूज करते हो, जब आप क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड, या जो आपने अभी तक पे नहीं किए, ऐसे टर्म्स भी आएंगे, उनके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे, तो उन्हें बोला जाता है एक्सपेंसेस पेबल। जो आपने अभी पे नहीं किए तो दैट इज योर लाइबिलिटी एक्चुअली, मींस यू हैव टू पे देम इन फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में पे करने हैं। डिस्काउंट, द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, जब आप किसी चीज को दे रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल करते टाइम या बाय करते टाइम, दोनों के टाइम डिस्काउंट होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्लियर? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स अलाउड, मेनली डिस्काउंट का मतलब क्या है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स अलाउड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। जब आप चीज बेच रहे हो, मान लीजिए आपने डिस्काउंट दिया, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस बन गया। आपने डिस्काउंट दिया ना, वो आपके लिए एक्सपेंस बन गया, मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है डिस्काउंट अलाउड का मीनिंग क्या है, जब सम करते हैं ना कंफ्यूजन हो जाती है कि डिस्काउंट अलाउड क्या है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है। क्लियर? तो डिस्काउंट अलाउड होता है जब आप चीज बेच रहे हो, बेचने के टाइम तब आपने डिस्काउंट दिया तो वो आपके लिए एक्सपेंस। जब आप बाय कर रहे हो, आपको डिस्काउंट मिला, ये रिसीव्ड हो गया आपके लिए, आप तब आपने डिस्काउंट, तब जब आप चीज खरीद रहे हो आपको डिस्काउंट मिला तो ये आपके लिए रिसीव्ड बन गया। क्लियर? तो ये आपके लिए रिसीव्ड बन गया। क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली डिस्काउंट। डिस्काउंट बाय करने के टाइम भी होता है, सेल करने के टाइम भी होता है। क्लियर? और इसी तरीके से अब आगे हम पढ़ेंगे, इट इज द रिडक्शन इन द रिडक्शन इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जब आप एक, अब टाइप होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इनके रिगार्डिंग ना प्रैक्टिकल की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इनके रिगार्डिंग हम डिटेल में जरूर बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं अब आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी शो नहीं करते, लगाते जरूर है लेकिन शो नहीं किया जाता। शो सिर्फ कैश डिस्काउंट किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया जाता। ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब जरूर इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड, अब अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? इट इज अ टाइम स्पैन इन विच एनी बिजनेस मैच्योर्स इट्स पोजीशन, इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और इसके लिए वो क्या करते हैं, पूरे अकाउंटिंग चीजें बनाते हैं, लाइक जर्नल, लेजर। क्लियर? सारी चीजें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि एक अकाउंटिंग टर्म के लिए ही बनाई जाती हैं। इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट मर्जर करने के लिए इट कैन बी 6 months और 1 year, लेकिन मोस्टली क्या होता है, इट इज फॉर द 1 year। क्लियर? जो कि अप्रैल से लेकर मार्च तक बनता है। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो किस पोजीशन पर है एक्चुअली। क्लियर? तो एक अकाउंटिंग पीरियड जो होता है अप्रैल से लेकर मेनली मार्च तक होता है। क्लियर? बैड डेट्स, अमाउंट टू बी डेट ड्यू फ्रॉम अ डेटर। अब मान लीजिए डेटर आपको, जिसने आपने किसी को उधार दिया, तो आपके लिए क्या बन गया? डेटर। अभी उसने पैसे ही नहीं वापस दिए तो वो क्या बन गया? बैड, बैड बन गया, अभी बैड डेट जिसे हम बोलते हैं।
आपने किसी को उधार पैसे दिया, डेटर बन गया आपके लिए, लेकिन अभी उसने पैसे वापस नहीं किए, वो क्या बन गया, बैड बन गया, बैड डेट बन गया। क्लियर? तो अमाउंट टू बी डेट ड्यू फ्रॉम द डेटर विच कैन नॉट बी रिकवर्ड और हैज बिकम अनरिकवरेबल इज नोन एज बैड डेट। क्लियर? अब एक लास्ट टर्म है कास्टिंग। आप बोलेंगे ये कैसी टर्म आ गई, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। कास्टिंग इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप जर्नल बनाते हो, जर्नल बुक ऑफ बनाते हो, लास्ट में टोटलिंग करते हो, डेबिट साइड का ये टोटल, क्रेडिट साइड का ये टोटल, टोटलिंग को कहते क्या है, कास्टिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में भी आया है, बच्चों को पता ही नहीं होता कास्टिंग होता है क्या। कास्टिंग इज एक्चुअली द टेक्निकल टर्म यूज फॉर टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने बात की बैड डेट। अब एक बैड डेट रिकवर भी होता है, इसके जब बैड हुआ डेट होता है, अगर वो रिकवर हो जाए ना तो उसे बैड डेट रिकवर्ड बोला जाता है। क्लियर? इट इज अ प्लस पॉइंट एक्चुअली विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नोट्स। क्लियर? तो ये था आज का वीडियो हमारा, कुछ टर्म्स के बारे में हमने बात की, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए और आगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके से नॉलेज को और भी अच्छे से किसी और तक भी पहुंचने दीजिए। थैंक यू।